हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम इंडिया एज वेल एज ब्राजील को कंपेयर करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट में, कि मतलब ह्यूमन बींग्स इंडिया में कहां पे सेटल हो रहे हैं और ब्राजील में कहां पे सेटल हो रहे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है कि जो इंपैक्ट करता है कि लोग यहीं पे आके क्यों सेटल हो रहे हैं और वहां पे क्यों नहीं हो रहे। ये सभी चीज हम इस पूरा जो चैप्टर है इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दो इमेजेस दी गई है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा क्राउड ज्यादा है और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कंटिन्यूअसली क्राउड है। तो ये ऐसे सिनेरियोस क्यों बनते, क्यों सेटलमेंट इस तरीके से होता है। तो आपको एक चीज बता दिया जाए कि इंडिया में जो सेटलमेंट की जो वेरियस सेटलमेंट पैटर्न है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। पहले तो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं कि क्लाइमेट के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पे पानी मिलेगा वहां पे लोग बहुत ज्यादा सेटल होंगे, स्लोप ऑफ द प्लेन, ठीक है, प्लेन का स्लोप पे भी आदमी सेटल होते हैं, एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि कहीं पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है तो लोग वहां पे सेटलमेंट होना पसंद करते हैं। अब सेटलमेंट में आपको अगर देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट दो प्रकार के हैं इंडिया में। एक है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मीनिंग होता है कि एक ही जगह पे आके बहुत लोग बसते जाना, बहुत लोग वहीं पे रहने लगे एक ही जगह पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर होता है कि जहां पे पानी जो होता है ना, वाटर सोर्स जहां पे मिलेगा पानी का, वहां पे लोग ज्यादातर सेटल होते हैं। तो ऐसी जगह पे कहां पे मिलता है इंडिया में? तो प्लेट्यू रीजन ऑफ नर्मदा वैली, फिर पैडी लैंड्स इन बिहार, यूपी में भी मिलेगा आपको। ये सारी जगह है जहां पे आपको मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप देखोगे डिस्पर्स सेटलमेंट मिलेंगे, मतलब ऐसे स्प्रेड आउट सेटलमेंट मिलेंगे, खासकर कहां पे? ट्राइबल रीजन के लिए। आपको ये थोड़े थोड़े नाम्स याद रखने हैं क्योंकि इसी से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी क्वेश्चंस बनते हैं। सो ट्राइबल एरियाज हो गया, फिर ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान हो गया, हिमालयन स्लोप हो गया। तो ये सब जगह ऐसे हैं कि जहां पे लोग कम बसते हैं, कि बहुत कम लोग वहां पे रहने को पसंद करते हैं। तो अब आपको वजह समझ गई होगी कि क्या मेन वजह है, इसके बारे में भी हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। तो अब हम और ऊपर जाके देख लेते हैं कि कुछ आपको कुछ अपडेट है इसमें। नहीं, इस पेज में तो कोई भी अपडेट नहीं है। इतनी ही चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अब ब्राजील और सभी पार्ट को लिया गया कि ब्राजील और ये सारे के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। तो ब्राजील का क्या दिया कि अर्लियर सेटलमेंट जो ब्राजील में हुई थी, कि ब्राजील में कौन लोग आके सेटल हुए थे? जो यूरोप के लोग थे, वो लोग कोस्टल एरिया में आके सेटल हुए थे। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सर पहले ब्राजील का मैप देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए पहले हम ब्राजील का मैप देख लेते हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स देखते हैं और फिर इस पॉइंट पे हम आते हैं। सो स्टूडेंट, जब ब्राजील के मैप को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्राजील जो पार्ट है उसके एक साइड पे पूरा ओशन है एंड दूसरे साइड जो वो बाकी सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो हुआ कैसे है कि जो ओशन रीजन है, ब्राजील का जो एक्चुअल इनकम जो जनरेट होता है वो टूरिज्म पे जनरेट होता था ज्यादातर, एंड अब धीरे धीरे वो टेलीकम्युनिकेशंस और बाकी सारे चीजों पे गया। तो टूरिज्म के कारण मतलब क्या हो गया कि लोग जो थे, बीचेस थे, वो बहुत ज्यादा ब्राजील के डिमांड में रहते थे। तो इसीलिए लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए ज्यादा आते थे। तो जब टूरिज्म बीचेस पे ज्यादा होने लगे कोस्टल एरियाज में, तो जो डेवलपमेंट है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि जो रोड्स है, बाकी जो एयरपोर्ट्स है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब इस एरिया में बहुत ज्यादा है। तो ये ब्राजील का हो गया ईस्टर्न पार्ट, ये ब्राजील का नॉर्दर्न पार्ट, ये ब्राजील का अगर आप देखोगे तो ये हो गया वेस्टर्न पार्ट और ये सदर्न पार्ट, और बीच में आता है सेंट्रल पार्ट। तो अगर आप देखोगे ब्राजील का ईस्टर्न एंड जो सदर्न पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट जो है, ये काफी ज्यादा डेवलप है। यहाँ पे आपको दिखता होगा कि रोड्स भी काफी ज्यादा है, रेलवेज के आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन दिख रहे हैं, एंड टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत ज्यादा है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है। जबकि नॉर्दर्न पार्ट पे देखोगे तो इतना डेवलपमेंट नहीं है। क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, वो सभी चीज के बारे में हम जानेंगे। और जो सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट पार्ट है, तो इसीलिए ये भी एक वजह कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। सो आई होप आपको ब्राजील का पहले मैप समझा होगा। अब हम चलते हैं उस पैराग्राफ पे जिसपे हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक टू द सेम पेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि जो ब्राजील के, अभी आपको मैप समझ गया होगा तो अब बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो बोला जा रहा है जो ब्राजील के अर्लियर सेटलमेंट्स थे, वो जो यूरोप से लोग आए थे, उन्होंने कोस्टल पार्ट पे सेटलमेंट किया था। फिर धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट बढ़ा तो पॉपुलेशन जो है वो डेंस होते चला गया। तो जो मेन रीजन है कि आप बोलोगे कि ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो एरिया तो कोस्टल क्लाइमेट है, मतलब हॉट रहेगा, ह्यूमिड है,
फ्लैट लैंड है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रीजन गुड वाटर सप्लाई है और लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी नदियां वहां पे आती है। एंड दूसरी चीज है वहां पे अगर आप देखोगे लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा। एग्जांपल यहाँ पे सायो पॉलो दिया आपको यहाँ पे एग्जांपल। तो ये भी एक शहर है, स्टेट्स है जो बहुत ज्यादा डिमांड में, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो इसमें और क्या है हम देखते हैं पहले यहाँ पे उसको आपको कुछ एग्जांपल दे दिया। देखिए जैसे ये सिटी कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है कि लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। तो सबसे पहली चीज है वो जो एरिया है सायो पॉलो के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो सॉइल है ना, क्योंकि वहां पे कोस्टल पार्ट है, सॉइल है, तो इट इज वेरी आइडियल पोजीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉफी। तो ब्राजील में कॉफी बहुत ज्यादा मिलती है। स्टूडेंट्स आप याद रखिए ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है। लास्ट 150 ईयर से ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है इन वर्ल्ड, मतलब टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं कोस्टल पार्ट में, जैसे आयरन ओर हो गया, फिर आपके पास बहुत सारे एनर्जी के सप्लाईज मिलते हैं एंड गुड ट्रांसपोर्ट। गुड ट्रांसपोर्ट क्यों हुआ? क्योंकि टूरिज्म पार्ट है, मैंने अभी अभी आपको दिखाया मैप में, वहां पर पूरा डेवलपमेंट हो चुका था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे देखते, जैसे मैंने आपको दिखाया ना नॉर्थ एंड ईस्ट में वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, उसके आसपास बस दूसरे देश थे, तो वहां पे ड्रॉप्स बहुत ज्यादा होते हैं कि मतलब वहां पे सूखा पड़ता है, अकाल आते हैं एंड जो एग्रीकल्चर है वहां पे प्रैक्टिस नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे सेटलमेंट बहुत कम होता है। मतलब सदर्न एंड जो आप देखोगे उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा ब्राजील में लोग रहते हैं, लेकिन नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट पे पब्लिक नहीं रहता। सेंट्रल में तो अगर आप देखोगे तो वहां पे पहले से ही अगर आप देखते हो तो वहां पे फॉरेस्ट आता है। तो उसी के बारे में बता रहा कि सेंट्रल जो ब्राजील है वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे थिक डेंस जो है वो रेन फॉरेस्ट है, फिर क्लाइमेट जो है वो अनहेल्दी है, फिर लिमिटेशन ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, गवर्नमेंट ने वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रखा है, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंकेज। सेंट्रल में भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो ब्राजील अगर देखा जाए तो कोस्टल एरियाज पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, बाकी नहीं हुआ। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसके बाद हम देखने वाले अर्बनाइजेशन इन इंडिया। कि अर्बनाइजेशन मतलब इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ। तो अर्बनाइजेशन जो होता है ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है कि इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसका एक सिंपल मीनिंग होता है कि आपके देश में कितने % लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे देश में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 20 लोग जो है वो अर्बन शहरों में रहते हैं, तो हम कितना बोलेंगे कि 20%, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100। सो व्हाट इट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम इंडिया का देखते हैं तो इंडिया में 1961 में 18% था, जबकि 71 में 18.2 हुआ, बहुत स्लाइटली ग्रोथ हुआ। फिर 81 में 23.3, फिर 25.5, 27 एंड अब 2011 में इट इज 31.2, जो अगर आप देखा जाए करीबन ये 2011 तक का आपका डेटा दिया है। तो इंडिया में लगभग 2011 में 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं एंड 31% लोग अर्बन एरियाज में। तो देखने को जाए तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं जो रूरल एरिया में। तो ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन स्लो, मतलब अर्बन में लोग आना पसंद नहीं कर रहे, बहुत स्लोली आ रहे हैं। क्या वजह है सब कुछ हम देखने वाले। इंडिया का जो वैल्यू है वो 31.16 है, जो डेवलप कंट्री से बहुत कम है। डेवलप कंट्रीज में ये क्लोज टू 100 होता है, तो सब लोग शहरों में ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या वजह हो रही है कि क्यों अर्बनाइजेशन बढ़ता है। अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ते हैं कि कोई एक शहर है, अगर वो शहर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने लगता है तो उसके आसपास के जो न्यू टाउन्स होते हैं ना उनको भी वो मर्ज कर लेता है। मतलब एक शहर ए है वो बहुत डेवलप होने लगा तो उसके आसपास के जो बी है वहां पे भी सेटलमेंट बढ़ जाएगा। तो ये होता है अर्बनाइजेशन में इंक्रीज होना। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है वो है गोवा। आपको याद रखना है 62% लोग जो गोवा में है वो शहरों में रहते हैं गोवा के, एंड जो बाकी जो करीबन 38% है वो गांव एरिया में गोवा में। दिल्ली में मोर देन 80% लोग अर्बन में रहते हैं। मतलब यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिल्ली में 80% लोग जो है वो शहरी दिल्ली में रहते हैं, मतलब सिटी पार्ट में रहते हैं। सिमिलरली तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात सबके बारे में दिया है, हम उसको देखने वाले। और यहां पे बताया गया है कि अगर आपको पता हो कि पहले भी इंडिया के जो पॉपुलेशन होती थी वो रिवर बेसिस पे रुकना पसंद करती थी, तो उसके बारे में बताया कि हम पहले से हमारा ट्रेडिशनल था कि अर्बनाइजेशन, कि हम जहां पे रिवर बेसिस मिलते थे उस सब जगह पे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये सारी जगह पे हम खासकर नदी के यहां पे रहना पसंद करते थे और वही एरिया डेवलप होता था।
सो अगर हम पूरा ओवरऑल मैप देखें यहाँ पे, तो इंडिया में अगर आप देखोगे 0 to 20% में कौन से आते हैं, तो लगभग अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा, यहाँ पे मेजॉरिटी पब्लिक गांव में रहती है। तो शहरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से आएंगे, जो 81 to 100 वो आता है चंडीगढ़, एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो ये एक चीज है। अगर हम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सिर्फ गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है, उसके बाद पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी। तो गोवा में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र का रेंज क्या था, महाराष्ट्र का 41 to 60 के बीच में फॉल होता है, मतलब करीबन हाफ पब्लिक अर्बन में है एंड हाफ पब्लिक रूरल एरियाज में है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने के लिए महाराष्ट्र का आप देख लीजिए मिनिमम क्या है एंड मैक्सिमम, और कौन सा स्टेट जो सबसे ज्यादा है वो है आपका गोवा। तो गोवा को भी हम मार्क कर लेते हैं कि गोवा वाले पार्ट को भी आपको याद होना चाहिए। एंड अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो वहां पे यूटी के केस में तो वहां पे दिल्ली आता है। जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हो रहा है अब ब्राजील का। अगर आप देखोगे, हमने ब्राजील के अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो 2010 तक ब्राजील का जो अर्बन पॉपुलेशन था वो 84.6, मतलब 100 में से करीबन 84 या 85% लोग जो थे वो अर्बन में रहते थे, सिर्फ 15% के आसपास लोग गांव में रहते हैं। मतलब वो कितना ज्यादा डेवलप हो रहे हैं ब्राजील में, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 31% के आसपास आता है। सो ब्राजील का अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत हाई अर्बनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या वजह, सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस है। मतलब वो ऐसा करते कि खुद भी वो बराबर यूज करते प्लस कोई रिसोर्सेस को ज्यादा खत्म नहीं करते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गए हैं कि जिसमें वो आगे की जो जनरेशन है उनका भी रिक्वायरमेंट रखने भर का वो जो रिसोर्सेस है उसको रखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है, और ये तो 2010 का था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो है ये 2010 का 84% है। आज के दिन में ब्राजील में 86% लोग जो है ब्राजील के पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज में ही रहते हैं। ठीक है, अब अर्बन एरियाज कहां पे आएगा, सिंपल चीज मैंने आपको बताया था, खासकर जो पॉपुलेशन है वो जो कोस्टल एरिया, वहां पे तो कोस्टल एरिया क्या आता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट का, यही एक जो इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे टूरिज्म भी होता है, जहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी है, जहां पे आपको देखोगे कि जो कम्युनिकेशन के पार्ट्स है, टेलीकॉम्स कंपनीज, वो भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। सेंट्रल एरिया तो फॉरेस्ट है ही, और नॉर्थ एंड वेस्ट की तरफ कोई जाना पसंद ही नहीं करता ब्राजील में, वहां पे बहुत कम है। वजह क्या है, क्योंकि वहां पे फेमाइन्स एंड ड्रॉप्स आते हैं, कि आपने वो देखा था कि अकाल पड़ता है, इसलिए खेती भी नहीं होती और कुछ भी नहीं होता वहां पे, इसलिए पब्लिक जो है वो सदर्न पार्ट पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पे एक प्रमोट किया कि गो वेस्ट, क्योंकि ब्राजील के एक ही तरफ पे पब्लिक रहता है और एक तरफ पे रहते ही नहीं है, तो इसलिए गो वेस्ट पॉलिसी लगाया गया कि आप वेस्टर्न साइड पे भी चाहिए। उस तरफ पे भी गवर्नमेंट मोटिवेट कर रहा है कि जो लोग वहां पे जा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तरीके से गवर्नमेंट वहां पे हेल्प कर रहा है। कि ये क्यों कर रहा है, ताकि एक ही जगह पे पूरा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए ब्राजील का। सो अगर हम मैप वाइज में देखेंगे ब्राजील का, तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो डार्क है ये 91 to 100%। तो अगर आप देखोगे ये जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैप में, ये पहले से यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और बहुत ज्यादा अर्बन लोग रह रहे हैं, जबकि ये सारे पार्ट्स में अगर आप देखोगे तो कम लोग रह रहे नॉर्दर्न पार्ट में, और यहाँ पे कंपेयर टू साउथ। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आप वेस्ट की तरफ जाइए, क्योंकि ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे का पार्ट साउथ है, और ये वेस्ट है, और बीच में सेंट्रल है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में नहीं रह रहे पब्लिक, वेस्ट पार्ट में नहीं रह रहे, एंड सेंट्रल में तो अगर आप देखोगे वहां पे फॉरेस्ट ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है गो वेस्ट, कि गो वेस्ट की पॉलिसीज की तरफ गवर्नमेंट इस चीज को बता रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो ये सारे चीजें हैं जिसको हमको देखना है। सदर्न पार्ट में जो स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, रिवर्स भी है, वाटर सप्लाई। तो अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है कि वो एरिया सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, खासकर कि जहां पे वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा है एंड जहां पे रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है और क्लाइमेट का इशू ना रहे। अगर वाटर का फैसिलिटीज अच्छी है एंड अगर आप देखोगे रिसोर्सेस है, तो थोड़ी बहुत क्लाइमेट की इश्यूज को भी हैंडल किया जा सकता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। कंपेयर टू ब्राजील, भारत में या इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो रूरल एरियाज में ज्यादा रह रहे हैं कंपेयर टू योर अर्बन एरियाज एंड आप देखोगे ब्राजील के कंपैरिजन में। तो ये था स्टूडेंट्स पूरा ओवरऑल जो चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का ह्यूमन सेटलमेंट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसको आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो एम है वो है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, और हम ये आगे भी आपको देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और भी ज्यादा वीडियोस मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।